नमस्कार। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में चुनाव परिणाम खुशियों की लहर लाने वाले हैं, मगर 7 ऐसी जगह है जहां भाजपा अपने ही भीतर के लहर को आंकने में, भांपने में असफल हो गई और उन 7 जगह पर भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक जाती है और उन 7 ही जगह पर जो जीतते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में चुनाव लड़कर जीतते हैं। उन 7 चेहरों से आपको रूबरू करवाऊंगा, उन राजनीतिक परिस्थितियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। शुरुआत भीलवाड़ा से करते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में एक ऐसा चेहरा चुनाव लड़ रहा था जिसे लोग कह रहे थे कि ये निर्दलीय के रूप में भी लड़ना नहीं चाह रहे थे, ये तो जनता का प्रत्याशी है और जनता इनको चुनाव लड़ा रही है। जी हाँ, अशोक कुमार कोठारी के लिए ये चर्चाएं आम हो गई थी। जी हाँ, भाजपा के विठल कुमार अवस्थी वहां से काफ़ी समय से चुनाव जीत रहे थे। इस बार पुनः भाजपा ने उन पर दाव खेला, मगर कहीं ना कहीं धरातल पर उनके प्रति उपज रही नाराजगी को भांपने में असफल रही और वो नाराजगी लोगों के समूह के रूप में एकजुट होती है। लोग मंत्रणाएं करते हैं, चर्चाएं करते हैं और कहते हैं कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और जनता का प्रत्याशी सामने आता है। वो नाम होता है अशोक कुमार कोठारी। गौ सेवक के रूप में एक बहुत बेहतरीन पहचान, लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय, इस बार चुनाव मैदान में भी उतर जाते हैं और जनता, वहाँ कहा जाता है कि भीलवाड़ा का माहौल कुछ ऐसा था कि प्रत्येक व्यक्ति अशोक कुमार कोठारी बनकर ही चुनाव लड़ रहा था। और जब जनता इस तरह से जुड़ती है, इस जुनून के साथ जुड़ती है, तो परिणाम बड़ी सहज और सरल आकलन वाले हो जाते हैं। तो जी हाँ, ये पहली सीट जहां भाजपा धरातल की नाराजगी को भांपने में असफल रही और सीट गवा बैठी, बागी जीत गए, वो होती है भीलवाड़ा। प्रत्याशी जो जनता के बनकर आए थे, जो जीतकर अब विधानसभा जा चुके हैं, नाम होता है अशोक कुमार कोठारी। अगली सीट जो बड़ी सुर्खियों में रही, जहां लगातार नाम तय था कि हाँ इसी नाम की घोषणा होनी है, मगर अचानक से जो पहली सूची के बाद परिस्थितियां बदलती है, उन परिस्थितियों के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन चित्तौड़ तक भी पहुंचते हैं। चेहरा होना चंद्रभान सिंह आक्या था, हो नरपत सिंह राजवी जाते हैं। और जब ये नाम की घोषणा होती है तब तमाम वहाँ की राजनीतिक उठापटक शुरू होती है। कहा जाता है कि यहीं के राजनीतिक लोगों ने इस टिकट वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो राजनीतिक कद्दावर दुश्मनियाँ थी वो इस टिकट वितरण में नजर आई। मगर पहले ही दिन से चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक लगातार आक्रोशित, नाराज, मुखर नजर आते हैं। लगातार सड़कों पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए चंद्रभान सिंह आक्या इस चुनाव को निर्दलीय के रूप में लड़ते हैं और कमोबेश काफ़ी दिनों तक तो इस तरह से लड़ते हैं जैसे वो एक भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो। बेहतरीन चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। कांग्रेस अपने लिए अवसर तलाश रही होती है, मगर उन्हें भी कहीं ना कहीं चंद्रभान सिंह आक्या की इस ताकत का अंदाजा नहीं होता है। परिणाम आते हैं, चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव जीत चुके हैं। अब दृश्य ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं कि वो पार्टी के बड़े आला पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, पार्टी में पुनः उनकी वापसी की चर्चाएं तेज है। मगर कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी अपने टिकट वितरण में बुरी तरह से असफल रही। यहाँ तक कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अगला नाम जीवाराम। जीवाराम जी एक ऐसा चेहरा थे जो पुराने एमएलए रह चुके थे और इस बार पुनः सांचौर से टिकट की मांग कर रहे थे। इनके साथ एक साथी और होते, तानाराम। ये दोनों ही लगातार टिकट की मांग करते हैं। इस टिकट की मांग के दौरान चर्चा यह भी आती है कि सांचौर से जब दोनों टिकट मांग रहे होते हैं तो वहाँ के सांसद देवजी पटेल से भी उनके टिकट की चर्चा होती है। मगर जिस दिन टिकट की प्रत्याशियों की सूची जाहिर होती है, भाजपा जो अपने सांसदों को चुनाव लड़ाने की रणनीति बना रही होती है, उसमें एक सीट सांचौर की भी निकल कर आती है। देवजी पटेल को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया जाता है और जिस दिन उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, अलग अलग अपने लिए 2 चेहरे टिकट मांग रहे होते हैं, जीवाराम और दानाराम, उसी दिन से वो एक हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हमें एक होकर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हम दोनों में से किसी को दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लगातार फिर एक साथ चुनाव लड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंगें ज्वाइन करते हैं और एक महत्वपूर्ण चुनाव, उनके जीवन का अति महत्वपूर्ण चुनाव, वो इस तरह से लड़ते हैं कि जिस दिन मतपेटियाँ खुलती है, ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीतिक चूक सांचौर में भी हुई। कहीं ना कहीं धरातल की परिस्थितियों को भांपने में वहाँ भी भूल हुई और वही भूल भारतीय जनता पार्टी को इस स्वरूप में चुकानी पड़ती है कि उनके सांसद अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हैं, तीसरे स्थान पर खिसक जाते हैं। ये परिस्थितियाँ सांचौर की होती है। जीवाराम अब विधायक के रूप में अगली विधानसभा में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बागी होकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। एक चेहरा ऐसा और आता है, महिला चेहरा। इस पूरे जो सूची है उसका एक ऐसा महिला चेहरा जिसकी टिकट की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी, जिसकी जीत की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी। नाम होता है प्रियंका चौधरी। बड़े अच्छे खासे राजनीतिक परिवार से आती है,
लगातार कैलाश चौधरी के बारे में बताया जाता है कि बाड़मेर से उनके लिए टिकट की मांग कर रहे थे, किसी कारण से टिकट हो नहीं पाता है। बाड़मेर से प्रियंका चौधरी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ती है, निर्दलीय के रूप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव लड़ती है। और कमाल की बात यह है कि वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है मात्र 5,000 वोटों के आसपास सिमट जाते हैं। आप कल्पना करिए, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो क्लेम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उनकी वहाँ इतनी बुरी तरह से हवा खिसक गई कि मात्र 5,000 वोटों के आसपास उनकी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रहते हैं। और जो चेहरा लगातार टिकट की दौड़ में आगे बना हुआ था, जिसको नकार दिया गया, वो चेहरा आखिर में परिणामों के रूप में बताता है कि राजनीतिक भूल भाजपा को कितनी भारी पड़ी है। प्रियंका चौधरी भी अब विधानसभा में दिखाई देगी। एक चेहरा और है जो राजस्थान की राजनीति का बहुत लंबे समय तक केंद्र बना रहा, धुरी बनी रही, कई चीज़ें राजनीतिक रूप से उनके इर्द गिर्द घूमती रही। मगर भाजपा इन दिनों जिस रणनीति पर चलती है, उस रणनीति में टिकट के खांचे में वो सही सेट बैठते नहीं हैं। नाम होता है यूनुस खान। डीडवाना की राजनीति को बड़ी बारीकी से जानने वाले यूनुस खान, उनका टिकट की सूची में नाम कट जाता है। वसुंधरा राजे के बड़े करीबी माने जाते थे। नाम कटने के बाद निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरते हैं। स्थितियां परिस्थितियां लोग लगातार बताते हैं कि उनके लिए इतनी सहज सरल थी नहीं, मगर एक चुनाव लड़ते हैं, बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव की रूपरेखाओं को, उस चुनाव के तमाम दिशाओं को, तमाम जिस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ती है, उनको इस प्रकार से समझिए कि वहाँ से वो न केवल चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास एक गाड़ी पर खड़े होकर डांस करते हुए उनके दृश्यों के माध्यम से समझा जा सकता है कि उस जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे। तो जी हाँ, एक जगह और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी तमाम टिकट वितरण की रणनीतियों को लेकर चलती है, उन रणनीतियों के बंदिशों के कारण टिकट नहीं जा पाया, मगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी वहाँ विपरीत रूप से झेलना पड़ा। यूनुस खान भी अब विधानसभा का हिस्सा बन चुके हैं। एक चेहरा और भी है जिनसे लगातार टिकट की एक उम्मीद बनी हुई थी कि हाँ, इनको टिकट दिया जाएगा, टिकट की उस दौड़ में बनी हुई थी, मगर उनके लिए भी चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ी नहीं। रितु भानावत, जी हाँ, बयाना रूपवास, बताया जाता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहती थी, मगर ये टिकट उनके लिए हो नहीं पाया। रितु भानावत निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत को खोकर तीसरे स्थान पर जाकर रुकती है। ये तमाम जो चीज़ें चली है वो इसी तरह से चली है। ये 6 चेहरे मैंने आप तक पहुँचाया है, 7वां चेहरा आखिर के लिए बचा के रखा था। पहला चेहरा जैसा कि मैंने बताया था कि एक जनता का उम्मीदवार था, 7वां चेहरा भी कमोबेश उसी जनता का उम्मीदवार था। स्थितियाँ परिस्थितियाँ सिर्फ इसलिए अलग है कि उनको भाजपा ज्वाइन करवाई जाती है, शायद किसी न किसी आश्वासन के सहारे ज्वाइन करवाई जाती है। वो आश्वासन टूट जाते हैं, वो युवा नहीं टूटता है। नाम आप सभी बड़े बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, रविंद्र सिंह भाटी। वो 7वां नाम जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरे की जगह नहीं, तमाम जो 6 नाम मैंने बताया ना आपको, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेला। ये रविंद्र सिंह भाटी एकमात्र ऐसा नाम है जिसने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि होता है ना कई बार कि शेर जब जख्मी हो जाता है तो घायल शेर और भी गंभीर परिणाम लेकर आता है। तो क्योंकि इनको भाजपा ज्वाइन करवा ली, फिर आपने टिकट नहीं दिया, तो शेर कहीं ना कहीं ज़्यादा घायल था और घायल शेर ने भारतीय जनता पार्टी को कुछ इस तरह से गंभीर परिणाम दिए कि यहाँ तीसरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चौथे नंबर पर खिसक जाते हैं। जमानत जब्त हो जाती है, मगर रविंद्र सिंह भाटी इस विषम परिस्थितियों में परिणामों के साथ ये बताते हैं कि भाजपा का फैसला गलत था, उनका विश्वासघात गलत था। ये तमाम राजनीतिक परिस्थितियाँ जिस प्रकार से बनी, उनका जो विरोध था वो विरोध करने वाले गलत थे। परिणाम आखिर बताते हैं कि वहाँ पर उस मैदान में सबसे मजबूत खिलाड़ी रविंद्र सिंह भाटी ही थे। तो कुल मिलाकर वो भी अब विधानसभा का हिस्सा है, शायद बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी बन जाए। इनमें से अधिकांश चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीतिक चीज़ें हैं, राजनीतिक चीज़ें हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती है, दृश्य बदलते रहते हैं। कई बार लोग तस्वीरों से बाहर चले जाते हैं, कई बार परिणाम उनको तस्वीरों के खांचे में पुनः खड़ा हुआ दिखाई देते हैं। ये तमाम परिस्थितियाँ इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी चूक कर जाती है जिन चूक के खामियाजे बड़े गंभीर होते हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट जनादेश मिला है तो इतनी बुरी कंडीशन में थी नहीं, मगर फिर भी इन 7 सीटों पर उनको विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, ऐसे कौन से सर्वे थे, ऐसे कौन से नेताओं के हस्तक्षेप थे जिन्होंने उनके योग्य चेहरों को दरकिनार कर दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के धरातल पर जो रणनीति होती है उस रणनीति को बुरी तरह से परास्त कर दिया। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।